हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आपको जो इनकम टैक्स हम पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंट वाला जो टॉपिक था वो इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने क्लियर करने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट को। ओके, आप यदि इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके और क्लास का आनंद उठा सकते हैं। और हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब मैं नई क्लास अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके और क्लास का आपको लाभ उठा सके। ओके, आज हम अपना जो टॉपिक है इनकम टैक्स का वो हम आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है कंप्यूटेशन टोटल इनकम, यानी जो कुल आय है हमारी जो टोटल इनकम है उसकी गणना करना। ओके, तो इसमें है व्हाट इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? जो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम यदि हमारी कुल टोटल इनकम है वो क्या होती है? द टोटल ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम इज नाउ एज ग्रॉस टोटल इनकम। यानी जो आय के जो हमने आपने जो प्रीवियस जो क्लास है उसमें हमने आपको 5 जो हेड बताए थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड 5 क्या बताया था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो हमने इसकी सेक्शन बताई थी वो बताई थी इनकम फ्रॉम सैलरी की अंडर जो चार्जिंग सेक्शन है वो 15 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन 22 है। थर्ड हमने बताया था पीजीबीपी की, तो उसकी चार्जिंग सेक्शन 28 है। और 4 हमने बताया था कैपिटल गेन की चार्जिंग जो सेक्शन है वो है 45। ओके, लास्ट हमने जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसकी जो चार्जिंग सेक्शन है वो है 56। फ्रेंड्स, ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चार्जिंग सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में, यूजीसी नेट एग्जाम में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी हमारे जेवीए जोएनएल के जो एग्ज़ाम है, तो जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित कॉमर्स के संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जिसमें सिलेबस में इनकम टैक्स अगर इंक्लूड है तो उसके अंतर्गत हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें पुटअप किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो हम आगे अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम। जो हमने अभी आपको जो 5 हेड से जो भी इनकम जनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ग्रॉस टोटल इनकम और जो नेट जो टैक्सेबल इनकम है या नेट जो टोटल इनकम है तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है हमारे अंडर सेक्शन जो हमारे जो चैप्टर 6A है उसमें जो डिडक्शन हमें जो रिसीव होती है तो डिडक्शन को रिड्यूस करके यदि ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है उसको यदि हम उसमें रिड्यूस कर दिए यानी उसमें हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाती है? हमारे पास टैक्सेबल इनकम यानी नेट टोटल इनकम हमारे पास बच जाती है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम यानी जो टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। व्हेन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A रिड्यूस फ्रॉम GTI देन टोटल इनकम विल कम आउट। हमने अभी आपको समझाया है कि जब हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से यदि चैप्टर 6A की यदि डिडक्शन होती है उसको यदि रिड्यूस यानी उसको लेस कर देते हैं, GTI में से डिडक्शन को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? टोटल जो टैक्सेबल इनकम है यानी नेट टोटल इनकम बोल सकते हैं, उसी को हम टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं, वो हमें प्राप्त होती है। इसके हम कुछ परफॉर्मेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। इनकम फर्स्ट हमारा है इनकम फ्रॉम हेड से, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से अगर जो इनकम जनरेट होती है उसको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से यानी पीजीबीपी शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको। फोर्थ है कैपिटल गेन से। फाइव्थ है इसमें है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों जो हेड हमने आपको डिस्प्लेन किया अभी, तो उनसे जो भी इनकम जनरेट होती है उसमें से यानी उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे उसको, 5 हेड से जो भी इनकम हमें जनरेट होगी। लेकिन जो हमारी इसमें से क्या GTI में से क्या हम लेस करेंगे? तो वो करेंगे जो डिडक्शन है चैप्टर 6A की, तो उसको हम इसमें से GTI में से हम लेस कर देंगे। ठीक है ना, देखो इसमें लेस क्या कर रखा है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके,
तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल इनकम, या फिर उसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, या उसको क्या बोलते हैं नेट टोटल इनकम। जीटीआई में से यदि डिडक्शन हम लेस कर देंगे अंडर सेक्शन जो चैप्टर 6A की, तो उसको हमें क्या मिल जाएगी, हमारी टैक्सेबल इनकम हमें मिल जाएगी, जिस इनकम पे हमें क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। ओके ओके, आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, इसमें है जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, फर्स्ट जो हेड है वो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। चार्जिंग सेक्शन कितने हैं, 15, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जो 5 हेड का चार्जिंग सेक्शन बताया था। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असिस्टमेंट ईयर में जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उससे किस किस से इनकम हमें अगर रिसीव होती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। देखो, बेसिक सैलरी, यदि बेसिक सैलरी यदि हमें प्राप्त होती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी, एडवांस सैलरी, जो सैलरी है वो ड्यू होने से पहले यदि हमें रिसीव हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस सैलरी। एंड एरियर ऑफ सैलरी यानी बकाया वेतन, जो हमें ड्यू होने के बाद यदि असिस्टमेंट ईयर में यदि हमें रिसीव नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, एरियर ऑफ सैलरी। ओके, अलाउंसेज है, ये बेसिक सैलरी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अलाउंसेज में से जो एग्जेप्शन मिलेगी वो उसको लेस कर देंगे। परक्यूजिट यानी अनुलाभ, जो हमें फैसिलिटी जो परक्यूजिट मिलते हैं, जो अलाउंसेज मिलते हैं ये किस में मिलते हैं, ये हमें इन कैश में मिलते हैं, लेकिन जो परक्यूजिट मिलते हैं ये हमें फैसिलिटी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसमें से एग्जेप्शन हम लेस कर देंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, जो हमें रिटायरमेंट जो बेनिफिट मिलता है उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में हेड में इंक्लूड करेंगे। उसमें से जो एग्जेप्शन मिलेगी उसको हम लेस कर देंगे। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टुवार्ड प्रोविडेंट फंड, जैसे एम्प्लॉयर है जो नियोक्ता है हमारे, जो प्रोविडेंट फंड में हमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको भी इस हेड में हम इंक्लूड कर लेंगे। इसमें से एग्जेप्शन मिलेगी उसमें से हम लेस कर देंगे। आगे है इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, जैसे प्रोविडेंट फंड पर जो भी हमें ब्याज मिलेगा उसको भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हम इंक्लूड करते हैं। उसकी जो इंटरेस्ट जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। उसमें से एग्जेम्पशन है वो हम लेस कर देंगे। कमीशन बोनस यदि कोई मिलेगा उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टोटल क्या हो जाएगी, ग्रोस सैलरी। जैसे कोई भी ग्रोस सैलरी यानी जो पूरे जो हेड से जो हमें सैलरी इनकम मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस सैलरी। इसमें देखो सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसमें हम किस किस को ऐड करते हैं, उसमें हम बेसिक सैलरी को, यदि एडवांस में यदि हमें कोई सैलरी मिल जाती है उसको भी इसमें ऐड करेंगे। थर्ड, हमें इन एरियर ऑफ द सैलरी यानी कोई बकाया सैलरी है वो यदि हमें मिलती है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ओके, फिर इसमें अलाउंस को ऐड करेंगे, अलाउंसेज यानी भत्ते, ठीक है ना। परक्यूजिट यानी अनुलाभ, अनुलाभ को इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट में यदि कोई हमें मिलता है तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। जो एम्प्लॉयर द्वारा जो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे, और जो प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसमें हम इस ऐड में ही इंक्लूड करेंगे। और यदि कोई कमीशन या फिर बोनस यदि हमें कोई मिलता है तो उसको भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उनमें से एग्जेम्पशन है उसकी वो हटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, जो ग्रोस जो टोटल सैलरी है वो हमें प्राप्त होती है। इसमें से हमने अभी इससे पहले और जो परफॉर्मर हमने जो बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो जीटीआई में से यदि चैप्टर 6A की यदि हम डिडक्शन घटा दें, फ्रेंड्स ये हमें पूछा गया है, जिसमें हमें पूछा गया था कि चैप्टर 6 कौन सी डिडक्शन हम जीटीआई में से लेस करने पर हमें टैक्सेबल इनकम मिलती है, तो वो हमें मिलती है चैप्टर 6A की डिडक्शन को लेस करने पे। ओके, और ये जो ग्रोस जो सैलरी मिल जाएगी इसमें से कौन सी लेस कर देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सैलरी में कौन सी है डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 यदि हम लेस कर देंगे डिडक्शन को तो उसमें से हमें क्या मिल जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। हमें ये जो हमारी जो टैक्सेबल सैलरी है वो हमें इसमें रिसीव होती है, प्राप्त हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं चार्जिंग सेक्शन 15, जो हमें इनकम फ्रॉम सैलरी से संबंधित जो चार्जिंग सेक्शन है वो कौन सा है, चार्जिंग सेक्शन 15। इसमें देखो कोई भी इनकम फ्रॉम जो सैलरी है उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि जो सैलरी है वो कैसे मतलब कैसे किससे प्राप्त होनी चाहिए। तो उसमें हमें एक जो नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर है वो एक एम्प्लॉय को क्या करता है, सैलरी का पेमेंट करता है, तो उसके अंदर की हमें कंडीशन दे रखी है।
देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, देखो जो सैलरी मिलेगी, जैसे मैं किसी भी कहीं भी अगर वर्क करती हूँ तो आपको क्या है कि जो हमारा जो एम्प्लॉयर है यानी हमारा जो नियोक्ता है, यदि वो एम्प्लॉई को क्या करता है सैलरी का पेमेंट करता है तो उसको किस में हम इंक्लूड करेंगे, उसमें उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में इंक्लूड करेंगे। तो उसमें रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, एनी इनकम विल बी टैक्सेबल, जो कोई भी इनकम क्या होगी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम सैलरी में, इफ देयर इन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। इस शीर्षक में कोई भी आय तब कर टैक्सेबल होगी। देखो हमने आपको बताया कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें जो इनकम होगी वो तभी ही टैक्सेबल होगी जब जो पेयर यानी जो भुगतान करता और जो प्राप्त करता यानी जो कर्मचारी, भुगतान यानी जो पेयर है या कोई एम्प्लॉयर है तो वो भुगतान करेगा सैलरी का, तो वो क्या होगा हमारा भुगतान करता। जैसे हम कहीं पे वर्क करते हैं तो हम क्या है एज द एम्प्लॉय है, तो उसमें हम क्या होंगे, हम उसका पेई होंगे यानी प्राप्त करेंगे उस सैलरी को, ठीक है ना। उसमें जो पेई भुगतान करता और जो प्राप्त करता यानी जो कर्मचारी है वो में कौन सा रिलेशन होना चाहिए, उसमें नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, तभी अगर जो इनकम जनरेट होगी उसको इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में क्या करेंगे, हम टैक्सेबल इनकम मानेंगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो एक बार दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि हम कहीं पे काम करते हैं, कहीं भी वर्क करते हैं, तो यदि हमारा जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमें मिलेगी तो वो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो टैक्सेबल कब होगी, जब एम्प्लॉयर जो होता है हमारा जो नियोक्ता है जो हमें क्या करता है पेयर यानी सैलरी का भुगतान करता है, ठीक है ना। और हम क्या है एज द एम्प्लॉय है हम, यानी हम कर्मचारी है, तो हम क्या करेंगे उस सैलरी को पे ही करेंगे यानी हम प्राप्त करेंगे सैलरी। तो जो भुगतान करता है पेयर है और जो हम पे यानी हम प्राप्त करेंगे, हमें दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए, हम दोनों में रिलेशन है वो दोनों में रिलेशन होगा वो होगा एक नियोक्ता और कर्मचारी का होना चाहिए, तभी जिससे हमें इनकम जनरेट होगी इन सैलरी से वो इस हेड में क्या होगी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ओके, अगला देखते हैं। इसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट कोई अपवाद दे रखी है, 3 इसमें अपवाद दे रखे हैं। यदि कोई भी पार्टनरशिप फर्स्ट है, पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन यानी साझेदार का वेतन। देखो हम पार्टनरशिप अगर कोई भी फर्म चलाते हैं तो पार्टनरशिप में जो हमें रेम्यूनरेशन मिलता है यानी हमें वेतन मिलता है, साझेदार को यदि कोई भी वेतन मिलेगा तो उस इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में उसको हम क्या करेंगे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, यदि साझेदार को कोई वेतन मिलेगा उसको हम पीजीबीपी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है वो पार्टनर है, तो पार्टनर अगर बिजनेस में है तो उसको हम पीजीबीपी में यानी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो क्या होगा प्रॉफिट एंड जो गेन होगा उसमें जो हमें रेम्यूनरेशन मिलेगा तो उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सेकंड है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, यानी जो डायरेक्टर है हमारा कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, यदि उसको कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है तो उसको हम किस में करेंगे, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, थर्ड है सैलरी ऑफ एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे विधानसभा और जो हमारे संसद है उसके सदस्य के रूप में यदि हमें क्या मिलता है सैलरी मिलती है तो उसको भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में उसको इंक्लूड नहीं करते हुए उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम इंक्लूड करेंगे। ऐसे याद रखो, यदि कोई पार्टनर रेम्यूनरेशन है, पार्टनर किस में होगा, कोई भी बिजनेस में होगा पार्टनर, तो पार्टनर बिजनेस में या होगा या फिर प्रोफेशन में होगा, जैसे एलएलपी वगैरह बनाते हैं तो उसमें पार्टनर ही होते हैं। ओके, तो उसमें से पार्टनर को जब रेम्यूनरेशन मिलेगा तो उसको हम किस में क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, वो पीजीपीपी के हेड में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। सेकंड जो हमें डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और इनकम जो सैलरी फॉर एमपी एमएलए यानी संसद और विधानसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर है उसको जो सैलरी मिलती है उसको भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड करते हैं। ये 3 जो है ये क्या है एग्जम्पशन है, यदि ये अपवाद है कि यदि ये तीनों से अगर रेम्यूनरेशन मिले तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, उससे होने वाली जो सैलरी है वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसके हेड में टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाएगी। तो आगे पढ़ रहे हैं कि सैलरी विल बी टैक्सेबल, सैलरी कब टैक्सेबल होगी, ऑन द फॉलोइंग बेस, वेतन के निम्न आधार पर कर योग्य होगा। देखो जो हमारी सैलरी है इनकम फ्रॉम सैलरी से जब हमें इनकम प्राप्त होती है तो वो कब हमें हमारे लिए टैक्सेबल होगी।
यदि वो सैलरी है ड्यू, अगर ड्यू हो चुकी और यदि वो रिसीव, दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा, विच इज अर्लियर, यानी दोनों में से पहले, यदि ड्यू पहले हो जाती है और हमें रिसीव नहीं मिलती नहीं है, यानी तो ड्यू हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगी, वो इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। लेकिन यदि रिसीव पहले हो जाए, ड्यू नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें क्या होगी, जैसे एडवांस जो सैलरी है तो वो रिसीव पहले हो जाती है, ड्यू हुई नहीं है, तो उस केस में हमें जो रिसीव अगर पहले हो जाती है तो रिसीव होगी, तो उसी समय उसको क्या मानेंगे, यानी जो ड्यू होने और रिसीव होने में दोनों में से जो भी पहले होगा तो वो ही उसी टाइम पे हमें क्या मानेंगे, वो सैलरी को टैक्सेबल सैलरी इनकम मान लेंगे। ओके ना। कुछ ये 3 हमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इस 3 कॉन्सेप्ट को हमें याद करना है। इसमें से ये यूजीसी नेट एग्जाम है, इसमें से कुछ हुए क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है ना। ये जो 3 कॉन्सेप्ट में से कि जो हमारी सैलरी अगर कौन सी सैलरी है तो हमें कब वो क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी माना जाएगा उससे। फर्स्ट है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी है, उसके बारे में क्या बताया है कि एडवांस सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सेम एज रिसीव। देखो जो अग्रिम एडवांस जो सैलरी है, अग्रिम जो वेतन है, उस वर्ष में क्या होगा वो टैक्सेबल, जब जिस वर्ष में वो हमें प्राप्त हो चुका है। कोई भी यदि 2023-24 का यदि कोई भी सैलरी है, यदि वो हमें 2022 में यदि हमें रिसीव हो जाती है, तो जिस समय वो रिसीव हो जाएगी एडवांस में, अगर सैलरी रिसीव हो जाती है, यानी जो असिस्टेंट ईयर है जिसमें हमें सैलरी रिसीव होनी थी, उससे पहले यदि हमें कोई भी सैलरी रिसीव हो जाती है एडवांस में, यदि कोई हमारा एम्प्लॉयर है वो हमें भुगतान कर देता है सैलरी में, तो उसको जब हमें रिसीव होती है, यानी एडवांस में जब रिसीव होगी ना, तो उसी टाइम हमें क्या होगी, वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ओके। सेकंड है अक्रूड सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सेम वाज ड्यू, यानी जो अक्रूड जो सैलरी है जब वो ड्यू होती है ना, उसी टाइम में क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल इनकम हमारी सैलरी में काउंट की जाएगी, ठीक है ना। थर्ड है एरियर ऑफ सैलरी, यानी बकाया वेतन। देखो बकाया वेतन यानी जो ड्यू हो चुका है लेकिन हमें जो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है ना, हमें रिसीव नहीं, एडवांस में है, ड्यू होने से पहले ही रिसीव हो जाता है, तो उसको एडवांस सैलरी में जब वो पहले रिसीव हो जाएगा उसी टाइम पे वो टैक्सेबल इनकम हमारी मानी जाएगी। और जो एरियर ऑफ सैलरी है, तो एरियर ऑफ सैलरी में की केस में भी सेम यही है कि जब जो एरियर ऑफ सैलरी है जो हमें वो क्या होगी, रिसीव होगी, एक्चुअल में जो हमें जब वो रिसीव होगी उस टाइम पे हमें क्या होगी, वो टैक्सेबल इनकम में हम काउंट करेंगे उसको, ठीक है। बकाया वेतन उस समय कर योग्य होगा, यानी टैक्सेबल होगा जिस वर्ष उसे प्राप्त किया जाएगा, चाहे वो एडवांस सैलरी हो चाहे वो एरियर सैलरी हो, दोनों ही केस में जब हमें वो सैलरी रिसीव होती है, एक्चुअल में जब रिसीव होगी, देखो एडवांस में तो हमें पहले हो जाएगी, ड्यू होने से पहले ही रिसीव हो जाती है, लेकिन जो एरियर ऑफ सैलरी है उसमें ड्यू होने के बाद, ड्यू तो हो गई लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है, तो वो क्या हो गई, एरियर ऑफ सैलरी। तो एरियर ऑफ सैलरी जब हमें प्राप्त होगी एक्चुअल में, उस टाइम बेस पे हमें क्या होगी, वो टैक्सेबल इनकम हमें उसमें काउंट करेंगे। और जो हमारी अक्रूड सैलरी है जब वो ड्यू हो जाती है उस समय हमें क्या होगी, उससे होने वाली जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। इन जो हमारे इनकम सैलरी वाला जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसको एक बार दोबारा से हम थोड़ा शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने आप बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी को तभी उस इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हम टैक्सेबल मानेंगे। तब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ही हमने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर है उसमें कैसा संबंध होना चाहिए, उसमें पेयर और पे का संबंध में होना चाहिए। देखो यदि कोई भी इनकम है वो तभी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगी जब उसमें जो भुगतान करता है और जो प्राप्त करता है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। ओके, ये हमारी कंडीशन इसमें दे रखी है। तो इसमें हमने आपको 3 अपवाद बताया था कि जब यदि पार्टनर जो रेम्युनरेशन है उस केस में यदि कोई भी हमें क्या मिलती है, रेम्युनरेशन मिलता है, साझेदार को कोई वेतन मिलेगा तो उसको हम पीजीबीपी में उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन डायरेक्टर रेम्युनरेशन और जो सैलरी ऑफ एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, अगर एमएलए को यदि कोई भी सैलरी मिलेगी तो उन दोनों केस में, यानी डायरेक्टर के केस में, रेम्युनरेशन के केस में, और जो सैलरी ऑफ एमपी एंड एमएलए दोनों केस में हमें किस में शामिल करेंगे, तो वो हम शामिल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, आगे है जो हमने जो सैलरी के लिए जो टैक्सेबल बताया था कि सैलरी टैक्सेबल कब होगी, जब अगली वो ड्यू और रिसीव दोनों में से जब जो पहले होगा ना उसी टाइम पे हम वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जो इनकम जनरेट होगी वो हमें टैक्सेबल मानी जाएगी।
तीन हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जो एडवांस सैलरी है या एरियर सैलरी है, इन दोनों इसमें दोनों में आप कंपेरिजन कर पड़े हो कि एडवांस सैलरी है और एरियर ऑफ सैलरी है। दोनों केस में जब हमें एक्चुअल में प्राप्त होती है, एडवांस सैलरी में तो हमें ड्यू होने से पहले ही क्या हो जाती है, सैलरी रिसीव हो जाती है, तो उस टाइम पे ही हमें उसमें टैक्सेबल हमें माना जाएगा। लेकिन एरियर ऑफ सैलरी है ड्यू हो जाती है लेकिन हमें रिसीव नहीं होती है, तो उस केस में जब वो एक्चुअल में हमें रिसीव होगी तो उस टाइम पे हम क्या मानेंगे, उसको हम टैक्सेबल इनकम मानेंगे। और जो अक्रूड जो सैलरी है जब वो ड्यू होगी उस टाइम पे हम उसको क्या मान लेंगे, उसको कर योग्य सैलरी मतलब वेतन मान लेंगे, टैक्सेबल मान लेंगे उसको, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और जो आगामी जो कॉमर्स एग्जाम में पूछने के चांस हैं वो क्वेश्चन को हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। यदि फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, अगर हमारे द्वारा समझाए हुए कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम आपके 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो फीस है बड़ी बड़ी जो कोचिंग है उसमें बड़ी बड़ी जो फीस वसूल करते हैं बच्चों से, तो उसको हम टैक्स जो ये है कि फीस फ्री हम बनाना चाहते हैं उसमें, ठीक है ना। उसमें हम उन बच्चों को, जिस बच्चों को इस की नीड है, यानी जो बच्चे हैं जो फीस को पे नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, तो उस बच्चों के लिए हम फीस फ्री हम ये आपको देना चाहते हैं कि फ्री में उन बच्चों की हेल्प हो जाए, ठीक है ना, जिसको इनकी ज़रूरत है, जो बड़ी बड़ी फीस को अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भुगतान नहीं कर सकते, चाहे गरीब बच्चे हैं जिसको उन बच्चों की नीड है, आवश्यकता है उसको, तो उसके लिए हम, तो आप यदि हमारे पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन जो हमारे है तो उसको आप ऑन करिए। जब भी मैं न्यू क्लास अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। ओके, अब हम क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन हम आंसर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यदि फ्रेंड्स आप हमें यदि सपोर्ट करोगे तो हम भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब आपको इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी जैसे हमारे है, ये इनकम टैक्स के जो भी आगे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उसकी डेली आपको क्लास इसमें देखने को मिलेगी हमारे द्वारा, हम डेली क्लास आपकी लेंगे। और कॉमर्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एनटी जो यूजीसी का नेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी द्वारा दिया गया जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, या फिर एचपीएससी द्वारा कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया गया हो, या हरियाणा में जो पीजीटी वगैरह है, जितने भी हमारे एग्ज़ाम है आने वाले जो कॉमर्स एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ये पहले तो हम आपको इनकम टैक्स कराएंगे। इनकम टैक्स कराने के बाद आपको आगे जो हमारे सिलेबस में जो भी दे रखा है टॉपिक, जो भी सिलेबस में दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, उसको हम आगे कवर कराएंगे। ओके, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाए प्लीज़। तो ओके, चलो क्वेश्चन आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। बात को हम अपना यहीं पे विराम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द चार्जेस सेक्शन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो इनकम जो फ्रॉम सैलरी है, वेतन से जो आय है, उस हेड में जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या होगा, कर भार की जो धारा है वो कौन सी होगी, वो हमने बताया था। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए जो चार्जिंग सेक्शन है वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चार्जिंग सेक्शन 15, बी है चार्जिंग सेक्शन 22, सी है चार्जिंग सेक्शन 28, फोर्थ है चार्जिंग सेक्शन 45। ओके, तो हमने सैलरी के लिए क्या बताया था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चार्जिंग सेक्शन 15। 22 हमने हाउस प्रॉपर्टी के लिए बताया था, पीजीबीपी के लिए हमने 28 बताया था, और कैपिटल जो गेन है उसके लिए 45। लेकिन हमने एक और अब आपको बताया जो 5 जो हेड है उसका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए चार्जिंग सेक्शन 56। हमने एक क्वेश्चन को जो ऑप्शन है उसको जहाँ तक वो हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो ऑप्शन को हम रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से। देखो इसमें एक चार्जिंग सेक्शन पूछा, लेकिन हमने आपको 5 चार्जिंग सेक्शन इसमें बता दिए, ताकि आपको जितनी बार आप रिकॉल करोगे, याद प्रैक्टिस करोगे, इतनी बार आपको याद होने की ज़्यादा चांस है। ओके ना, उसके लिए अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ समझते जाएंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम ऑफ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी निम्न में से कौन सी आय वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। देखो हमने आपको ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है इसमें कौन सी हेड से यदि हमें वेतन
से यदि आय होती है तो उसमें हमें वो जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगी। तो उसमें क्या बता रखा है, ऑप्शन नंबर ए है सैलरी ड्यू, एडवांस सैलरी एंड एरियर ऑफ सैलरी। देखो तीनों हमने आपको बताई थी कि जो बकाया जो देय वेतन है वो, जो बकाया सैलरी है वो, और जो एडवांस अग्रिम वेतन है, तीनों ही हमने आपको बताई थी। ये टैक्सेबल कब होती है फ्रेंड्स, सैलरी ड्यू है तो उस में अक्रूड जो सैलरी है उसमें जो सैलरी ड्यू होती है उस टाइम पे हमें क्या होगी, टैक्सेबल होगी। एडवांस सैलरी में हमने आपको बताया था जब वो एडवांस में रिसीव होती है उसी टाइम पे हमें क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड करेंगे। एरियर ऑफ सैलरी में भी जिस टाइम पे क्या हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगा, एक्चुअल में रिसीव हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रखा है, वो है इन एनी सैलरी ड्यू द एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर विच नॉट येट पेड द नाउ। नियोक्ता या अथवा पुराने नियोक्ता द्वारा कोई भी देय वेतन जो अभी तक चुकाया नहीं गया है खालिस्तान कहलाता है। देखो यानी जो चुकाया नहीं गया है, ठीक है ना, हमारा कोई भी एम्प्लॉयर है या कोई फिर भी ओल्ड ही कोई भी एम्प्लॉयर है, यानी पहले जिसके अंडर में हम काम कर रहे थे, तो कोई देय वेतन जो कोई भी ड्यू कोई सैलरी है वो अभी तक चुकाया नहीं गया है, तो उसके लिए सैलरी ड्यू के लिए हमने क्या बताया था, जो अक्रूड जो सैलरी है उसको हम क्या करेंगे, और टैक्सेबल मानेंगे उससे होने वाली इनकम। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एनी इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी व्हेन देयर इज फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा पूछा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, वेतन से आय शीर्षक में कोई भी आय तब कर योग्य टैक्सेबल होती है जब भुगतानकर्ता और भुगतान जो प्राप्त करता है, यानी जो पेयर और जो पेई है, उसमें कैसा संबंध होना चाहिए। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। सेकंड हमने प्रिंसिपल एंड एजेंट का, थर्ड है एजेंट एंड प्रिंसिपल का, फोर्थ है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमने देखो इसमें जो ऑप्शन है ये चेंज करके भी बताए गए हैं, जो आप ध्यान रखने की कोशिश करो, तो इसको हमने याद रखना है। इसमें पहले क्या पूछा है, जब भुगतान करता है यानी पेयर, जो हमें पेयर होता है तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयर, यानी हमारा जो नियोक्ता है वो हमें क्या करता है, पे करता है, और जो पे यानी जो हम प्राप्त करता है, तो प्राप्त कौन करेगा फ्रेंड्स, तो प्राप्त करेगा जो एम्प्लॉय होता है, यानी जो कर्मचारी है वो ही तो सैलरी को प्राप्त करेगा। तो ये हमें ऊपर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पहले क्या दे रखा है, पहले दे रखा है भुगतानकर्ता, यानी भुगतानकर्ता कौन है, पेयर यानी नियोक्ता, फिर दे रखा है प्राप्तकर्ता यानी पेई, यानी जो हमारा एम्प्लॉय है ये। तो इसको सीक्वेंस से हमें याद करना है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें भुगतानकर्ता पेयर है यानी नियोक्ता है, और जो प्राप्त करता है वो क्या है, जो एम्प्लॉय यानी जो हमारे कर्मचारी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है रेम्यूनरेशन रिसीव बाय द टीचर फॉर सिटिंग क्वेश्चन पेपर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। एक जो टीचर है वो क्या बना रहा है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, क्या बना रहा है, क्वेश्चन पेपर बनाने पे जो भी हमें उसको रेम्यूनरेशन मिलता है तो उसको किस हेड में हम क्या मानेंगे, टैक्सेबल मानेंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई टीचर है वो रेगुलरली यदि आपको क्या कर रहा है, कोई भी टीच करवा यानी पढ़ा रहा है, तो उससे जो हमारी जो सैलरी होगी उसको हम किस में मानेंगे, उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में मानेंगे, क्योंकि जो उसको रेगुलर जो अगर वो टीच करवा रहा है पढ़ा रहा है तो उससे जो सैलरी अगर उसको प्राप्त होगी तो उसको हम क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन यदि कोई टीचर है वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, डेली तो क्वेश्चन पेपर बनाएगा नहीं, तो क्वेश्चन पेपर बनाने पे यदि उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन, उसको पारिश्रमिक मिलता है, तो उसको किस में हम शामिल करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, सैलरी में, सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी में, कोई मतलब ही नहीं है, थर्ड है पीजीबीपी में, ये भी नहीं, वो बिजनेस थोड़ी कर रहा है। ओके, फोर्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उसको हम सैलरी में काउंट नहीं करके उसको हम किस में करेंगे, अदर सोर्स में। यदि वो टीच करा के पढ़ा के अगर उसको सैलरी मिलेगी तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन यदि वो क्वेश्चन पेपर बना के यदि वो क्या कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है, रेम्यूनरेशन उसको रिसीव हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको शामिल करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स, और हम आपको बहुत ही अच्छे से इतना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करा देंगे कि आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही आपको याद सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो जो बच्चे गरीब बच्चे हैं या जिसके पास इतनी फीस नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके और काफ़ी लाखों या हज़ारों काफ़ी उसमें अगर वो टैक्स को मतलब उसको फीस को वो पेमेंट, देखो टैक्स ये वैसे भी
टैक्स याद आ रहा है। तो फीस को अगर वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, मतलब भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में जो यूट्यूब ने देखो हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि हम उन बच्चों तक पूछ सके जो इसको फीस को मतलब भुगतान नहीं कर सकते हैं। वो फ्री में हमारे यूट्यूब के ऊपर हमारी जो नव कॉमर्स क्लासेस है इसके ऊपर आपको क्लास फ्री में क्लास मिलेगी। ओके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि हम आपको और मोटिवेशन होके और आपको अच्छे और जो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के या अदर कोई भी सिलेबस हमारे कॉमर्स में है उसको हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और जो ऑल नोटिफिकेशन है बेल का आइकन का उसको क्लिक करें, ऑन करें, ताकि जब मैं अपलोड करूँगी नहीं तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका सूचना मिल सके। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड्स, एडवांस सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इज। देखो हमने आपको वही बताया था थोड़ी देर पहले ही, आपको क्लास में ही इसमें कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा दिया हमने, और कॉन्सेप्ट से संबंधित जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं वो कवर करते हैं, ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ही क्वेश्चन आंसर के जरिए आपको याद हो जाए। एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल होगी आप ही बताओ, इसमें एडवांस सैलरी और जो एरियर सैलरी है तो बकाया वेतन या फिर अग्रिम वेतन वो कब क्या होगी टैक्सेबल होगी, जो क्या होगी एक्चुअल में हमें रिसीव होंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या दे रखा है इन दोनों में से, देखो फर्स्ट है ड्यू तो के लिए क्या बताया था हमने, अक्रूड सैलरी को बताया था। ठीक है ना, ये नहीं होगी। बी है रिसीव हो जाएगी, ड्यू एंड रिसीव विच इज द एर्लियर नॉट टैक्सेबल। देखो इसमें क्या है हमने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी जब वो क्या हो जाएगी एक्चुअल में हमें रिसीव हो जाएगी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर अक्रूड सैलरी विल बी टैक्सेबल। देखो अक्रूड सैलरी पूछ लिया इसमें, तो अक्रूड सैलरी कभी बताया, कुछ सेकंड पहले हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, जो अक्रूड सैलरी है वो कब हमारी टैक्सेबल सैलरी होगी, तब वो क्या होगी व्हेन द ड्यू। सेकंड है व्हेन रिसीव, थर्ड ऑप्शन में है व्हेन ड्यू एंड रिसीव विच इज द अर्लियर, फोर्थ है नॉट टैक्सेबल। ठीक है ना, तो ये कब हो जाएगी अक्रूड सैलरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जब क्या हो जाएगी वो अक्रूड में वो ड्यू हो जाएगी सैलरी, तभी वो क्या होगी सैलरी टैक्सेबल मान ली जाएगी। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारा जो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करवाएंगे हम आपको, इसको बीच में छोड़ के नहीं जाए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है एरियर ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट। बकाया वेतन उस वर्ष कर योग्य होगा जिस वर्ष, जो हमने आपको बताया था एडवांस सैलरी एंड एरियर ऑफ सैलरी कब होगा टैक्सेबल, जब क्या होगा वो एक्चुअल में रिसीव होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप ऑप्शन को बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन इज विल बी टैक्सेबल अंडर द खालिस्तान हेड, यानी साझेदारी का जो पारिश्रमिक है वो कौन से हेड में क्या होगा टैक्सेबल होगा। जो पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए हमने आपको क्या बताया था, वो हमने आपको बताया था, आप बताओ क्या बताया था इसमें। जो हमने डायरेक्ट रेम्यूनरेशन और जो MPMLA का जो रेम्यूनरेशन मिलता है सैलरी मिलती है उसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताया था, लेकिन पार्टनरशिप को हमने किस में बताया था, पी से याद रखो, पी से पार्टनर रेम्यूनरेशन, पी से PGBP, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, यानी जो डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है कौन से हेड में क्या होगा टैक्सेबल होगा। तो हमने अभी आपको बताया जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है या फिर MPMLA के जो सैलरी मिलती है वो दोनों ही किस हेड में क्या होगी टैक्सेबल होगी, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अंडर चार्जिंग सेक्शन 56। ओके, लेकिन जो पार्टनरशिप का जो रेम्यूनरेशन है वो कौन से में होगा, PGBP में अंदर, पी से पार्टनर, पी से PGBP। याद करने की क्या है ट्रिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें इससे आगे वाले देखो एक एक कॉन्सेप्ट को हमने क्वेश्चन के रूप में आपको बता के और आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है सैलरी ऑफ द MP एंड MLA विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। देखो हमने अभी आपको सैलरी MP MLA की सैलरी किसमें बताई थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें आप ऑप्शन को बाद में देख लेना, हमको आपने कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से डिस्कस कर दिया है। इनकम फ्रॉम इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। देखो जो इनकम जो है सैलरी है वो कब टैक्सेबल होगी, जब वो क्या होगी, ऑप्शन देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के अंत में, ड्यू बेसिस यानी उपार्जन के आधार पे, ऑन रिसीव बेसिस यानी प्राप्ति के आधार पे, ड्यू एंड रिसीव विच इज द अर्लियर बेसिस। ये देखो हमने अभी आपको बताया जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो टैक्सेबल होगी तो कब होगी, जब ड्यू और रिसीव दोनों में से क्या होगी पहले होगी, उस टाइम उस बेस पे हमें उसको टैक्सेबल किया
में उसको टैक्सेबल इनकम हम मानेंगे। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, जो 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन को पुटअप किया गया था। फर्स्ट है ट्रीटमेंट, किसके लिए ट्रीटमेंट बताया है, सरेंडर ऑफ सैलरी, जो सैलरी का क्या करता है, त्याग करता है, या फिर फॉरगेन ऑफ सैलरी, ठीक है। एंड फर्स्ट है सरेंडर ऑफ सैलरी, यानी समर्पण करता है ना, वेतन का त्याग करता है। तो कब करता है, एनी पार्ट ऑफ द सैलरी कंट्रीब्यूट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार को त्यागा गया वेतन, सैलरी का क्या त्याग किसको कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यदि कोई भी एम्प्लॉई है, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, सैलरी का क्या करता है, सरेंडर करता है, यानी उसको त्याग करता है, तो फुली क्या होगा, वो फुली एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा, फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। लेकिन क्या बता रहा है ये, फॉरगेन ऑफ सैलरी, एनी पार्ट ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट टू द अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार को छोड़कर किसी अन्य इंस्टीट्यूट का अगर यह क्या करता है, वेतन का फॉरगेन त्याग करता है, छोड़ता है उस सैलरी को, तो उसमें क्या होगा, बिफोर इट ड्यू, यानी ड्यू होने से पहले अगर वो क्या कर, देखो सैलरी ड्यू हो रही है, तो ड्यू होने से पहले यदि वो क्या करता है, सैलरी को त्याग कर देता है, तो उस केस में उसको क्या हो गई, फुली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यदि वो ड्यू होने के बाद में सोचता है कि भाई मैं सैलरी को त्याग करूं या नहीं करूं, तो उस केस में ड्यू होने के बाद यदि वो या क्या करता है, सैलरी को फॉरगन करता है, त्याग करता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसमें नथिंग विल बी एग्जेम्प्ट, वो क्या नहीं होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो क्या होगी, हमारी सैलरी टैक्सेबल मानी जाएगी। इसमें दो कॉन्सेप्ट बताए हमने, देखो सेंटर ऑफ सैलरी, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि वो सैलरी को त्याग करता है, तो उस केस में हमें फुली एग्जेम्प्ट होगी, यानी उस सैलरी पे हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड हमने बताया है कि जो फॉरगेन ऑफ सैलरी है, वो यदि क्या कर रहा है, ड्यू होने, फर्स्ट इसमें कंडीशन क्या दे रही है, यदि वो ड्यू होने से पहले ही यदि क्या कर रहा है, वो सैलरी का त्याग कर देता है, तो उसमें फुली एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन वो ज़्यादा ही कुछ एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, ये वो क्या है कि सैलरी ड्यू होने के बाद यदि वो क्या करता है, सैलरी का त्याग करता है, तो उस केस में हमें क्या होगी, वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, यानी वो सैलरी पे हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें कोई भी हमें छूट नहीं मिलेगी। ओके, चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, वो देखते हैं कितना वो बच रहा है हमारा, इसमें थोड़ा ही है, चलो और थोड़ा देख लेते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझने की प्रयास करें। बेसिक सैलरी है, नॉर्मल पे स्केल एंड ग्रेड पे वेतनमान, ठीक है। नोट है, इन ऑब्जेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इट विल बी एज्यूम दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉई सैलरी विल बी ड्यू टू नेक्स्ट मंथ, यानी स्पष्ट सूचना के अभाव में यह माना जाएगा जो गवर्नमेंट हमारा एम्प्लॉई है उसका वेतन कब होता है, उसका वेतन जो ड्यू होगा वो अगले माह में होगा। यदि गवर्नमेंट सैलरी के लिए क्या होगा, मार्च टू फरवरी, ठीक है ना, जो फरवरी में है उसका वेतन अगले माह यानी फरवरी के में अंदर उसका वेतन क्या हो जाता है, ड्यू माना जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है कुछ, एग्जाम्पल एक है, मिस्टर सोनू ज्वाइन मिस्टर दिनू काका लिमिटेड ऑन फर्स्ट, देखो इसमें लिमिटेड दे रखा है, ठीक है ना, इसमें लिमिटेड दे रखा है, यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, लिमिटेड यानी कोई कंपनी के अंदर ज्वाइन कर रखा है। 1 जुलाई 2019 को वो ज्वाइन किया है, फॉर ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000 डिटरमाइन दिस टैक्सेबल बेसिक सैलरी फॉर द असिस्टमेंट ईयर 2020 एंड 21। श्री सोनू ने 1 जुलाई 2019 को श्री दिनू काका लिमिटेड है, यानी कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें क्या है वो ज्वाइन किया है, कितनी सैलरी, मंथली सैलरी के ऊपर, तो उसने सैलरी ली है, वो ली है 15,000 पर मंथ के हिसाब से। असिस्टमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्सेबल मूल वेतन ज्ञात करें। देखो इसमें क्या दे रखा है, मूल वेतन कब से ज्ञात करेंगे, इसमें जो ये प्राइवेट कंपनी के लिए, यदि गवर्नमेंट के लिए तो ड्यू कब मानेंगे सैलरी को, मार्च टू फरवरी। लेकिन यदि कोई भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो सैलरी ड्यू मानेंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल टू मार्च। ओके, तो इसमें लेके कब से हम करेंगे इसको, ज्वाइन कब किया है उसने, 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के लिए तो पर मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी मिल रही है उसको, 15,000, तो 15,000 मल्टीप्लाई 9 तो कितनी हो जाएगी, 1,35,000 उसको क्या मिलेगी, बेसिक सैलरी उसको रिसीव की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें प्राइवेट लिमिटेड दे रखी है, लिमिटेड यानी प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंतर्गत हमने क्या बताया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, तो इसको 15,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 इसमें आंसर होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है दूसरा, मिस्टर सोनू ज्वाइन मिस्टर दिन्नू लिमिटेड। देखो इसमें फिर वही है कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें लिमिटेड है यानी वो क्या है, प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो कितना 1 सितंबर 2019 फॉर द मंथली सैलरी 30,000 डिटरमाइन ही टैक्सेबल बेसिक सैलरी फॉर द असिस्टेंट ईयर 2020-21 इफ हिज सैलरी बिकम ड्यू 5 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ के लिए बता रखा है इसमें। तो इसमें क्या मानेंगे, इसमें मानेंगे नेक्स्ट मंथ यानी अगले माह के लिए, नेक्स्ट मंथ आगे अगले माह के लिए बता रखा। तो इसमें हम क्या मानेंगे, मिस्टर मोनू की 1 सितंबर 2019 को दीपू का लिमिटेड में प्रति माह के लिए वेतन नियुक्त की गई है। असिस्टेंट 2021 के लिए कर योग्य मूल वेतन याद कर, यदि उसका वेतन अगले माह 5 दिन को क्या होगा, ड्यू होगा। तो अगले माह के लिए बता देना, यानी वो इम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट इम्प्लॉय क्या माना है, गवर्नमेंट इम्प्लॉय। तो हमने क्या करेंगे, मार्च टू फरवरी इसको काउंट करेंगे। तो ये कब ज्वाइन किया इसने, 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 6 मंथ के लिए। पर मंथ के लिए कितना सैलरी मिल रही है उसको, 30,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 1,80,000 उसकी सैलरी, उसको बेसिक सैलरी उसको टैक्सेबल मनी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ये दे रखा है इसमें, मिस्टर टोनू ज्वाइन इन द गवर्नमेंट जॉब। देखो इसमें तो स्पेसिफिक कर दिया कि वो क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब। अब उससे पहले बार जो हमने क्वेश्चन करवाया है उसमें क्या दे रखा है, उसमें कि जो ड्यू कब हो रही है सैलरी, नेक्स्ट मंथ यानी अगले जो माह है उसमें, ठीक है ना। तो उसके लिए हम समझ जाना चाहिए वो कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेसिफिक उसमें दे दिया है, इसमें स्पष्ट रूप से दे दिया है क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। On 1st June 2019 for a monthly salary of 20,000 determine his taxable basic salary for the assessment year 2020-21। श्री टोनू ने 1 जुलाई 2019 से सरकारी जॉब यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उसने प्रति 20,000 प्रति माह वेतन पर एम्प्लॉयमेंट हुई है उसकी। असिस्टेंट इन 2020-21 के लिए टैक्सेबल जो कर योग्य मूल वेतन याद करें, बेसिक जो सैलरी है वो टैक्सेबल हमें कितनी होगी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए है, तो गवर्नमेंट के लिए हमने क्या बताया था, जो मार्च टू फरवरी हमने बताया था। तो ये जून अपॉइंट कब करा है, जून हो रहा है ये 1 जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 9th मंथ के लिए कितने हो जाएगा, 9th मंथ के लिए पर मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी मिलेगी उसको, 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना। तो 1,80,000 उसकी क्या हो जाएगी, बेसिक सैलरी, जो क्या होगी, टैक्सेबल हमारी सैलरी होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमने जो सैलरी वाला पार्ट है उसको हम यहीं तक आपको स्टॉप करेंगे। ये वाला हमारा जो आगे हम आपको अलाउंस पे हम जो अलाउंस है पर किजुट है उस पे ऊपर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास को, क्योंकि ये हमारा वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इसके लिए हम लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये हमारी जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हमने आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन की जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर आप ऑन करिए। जब मैं यदि अगले जब मैं क्लास अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिसीव हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कोई इतने प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए चैनल को वेरी वेरी थैंक यू।